हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। मेरे वीडियो मनु के राजनीतिक विचार में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और आज इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मेरे विषय के संबंधित वीडियो हैं वो भी आपको आगे मिलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मनु, जैसा कि मैंने पहले 2 वीडियो में आपको बताया, हमारे प्राचीन भारतीय विचारक माने जाते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीति के आधार स्तंभ हैं उनमें से मनु एक है। तो मनु के जो 2 वीडियो मैंने आपको पहले बताए थे उसमें स्टूडेंट्स मैंने मनुस्मृति के बारे में काफी जानकारी आपको दी थी, जो इनकी पुस्तक है मनुस्मृति। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 2994 श्लोक हैं और इसके जो 12 अध्याय हैं उनमें से 7वां और 8वां अध्याय मुख्य रूप से राज्य के बारे में है और इसकी कई सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि मंत्रिपरिषद है, सप्तांग सिद्धांत है, आदर्श राजा की विशेषताएं हैं, इसके अलावा राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत है, राज्य के अंग जो हैं, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ राज्य के कार्य। स्टूडेंट्स, राज्य का जो जन्म हुआ है, राज्य का जो उदय हुआ, वो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, समाज में अव्यवस्था को खत्म करने, शांति रक्षा के लिए, जो निर्बल हैं उनकी रक्षा के लिए, जो धनवान लोग हैं उनसे जो गरीब तबका है उसको बचाने के लिए, इन सब के लिए, बर्बरता को समाप्त करने के लिए राज्य का जन्म हुआ है। इसलिए राज्य का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है वो है स्टूडेंट्स आंतरिक शांति स्थापित करना, क्योंकि राज्य का जन्म के मुख्य 3 माने जाते हैं कार्य राज्य के, मुख्य रूप से कि आंतरिक शांति स्थापित करना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना। लेकिन यहाँ पर मनु ने, चूंकि मनु एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, इसलिए मनु ने कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों प्रकार के कार्यों को बताया है। तो सबसे पहला कार्य जो है वो है आंतरिक शांति स्थापित करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और इसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बलवानों से रक्षा करेगा, वो सबल जो है उनसे, या फिर जो पैसे के आधार पर बलवान है उनसे, और किसी भी रूप में जो किसी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी भी बात को लेकर, चोरी डाका आगजनी यदि कुछ भी हो रहा है तो उससे शांति बनाए रख, उससे लोगों को बचा कर रखेगा। और आंतरिक स्तर पर राजा का कर्तव्य है कि वह राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे। स्टूडेंट्स, जो दूसरा मुख्य कार्य है वो है बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। यानी यदि किसी राज्य का आक्रमण होता है, किसी दूसरे राज्य का, पड़ोसी राज्य का या दूर दराज के किसी भी राज्य का, चूंकि पहले राज्य बहुत छोटे छोटे होते थे, वर्तमान की तरह बड़े बड़े देश नहीं है, तो किसी भी राज्य का यदि आक्रमण होता है तो राजा उन आक्रमणों से राज्य की रक्षा करेगा और नागरिकों को बचाए रखेगा, सीमाओं की रक्षा करेगा। हालांकि आक्रमण होते हैं और कई बार क्या, युद्ध को प्राचीन काल में काफी अच्छा भी माना गया है, क्योंकि इससे जो है एक गतिशीलता रहती है हमेशा शासन में। तो युद्ध तो सतत होते रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो मैंने जैसे तीसरा कार्य आपको बताया कि निर्णय करना या न्याय करना, तो तीसरा जो अनिवार्य कार्य है वो है कि राज्य की स्थापना इसलिए हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उन लड़ाई झगड़ों से राज्य को बचाने का जो कार्य है वो जो राजा है, राज्य के जो जिनको ये दायित्व सौंप रखा है वो व्यक्ति इस कार्य को करते हैं। तो पारस्परिक विवादों का निर्णय न्याय करना, न्याय का हालांकि मैं आपको अलग से भी बताऊंगी न्याय के बारे में, न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की जो नियम है
उनको सबको मैं बताऊंगी। तो ये तो हुए अनिवार्य कार्य। अब हम कुछ ऐच्छिक कार्यों की तरफ जाते हैं। तो ऐच्छिक कार्यों में है कि जो राज्य है वो प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करेगा, यानी वो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा जो राज्य है उसको छोटे मतलब कई भागों में बांटेगा, जैसे कि नगर तो है ही है जिसको हम वर्तमान में राजधानी बोल सकते हैं। इसके अलावा अन्य भाग जैसे कि चूंकि पहले गांव का देश कहा जाता था, तो 1 गांव, 5 गांव, 10 गांव, 100 गांव, 1000 गांव, इस तरह से राज्य और गांव की जो विभिन्न इकाइयां हैं इनमें शासन को बांट करके राजा विभिन्न व्यक्तियों की, जो भी उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति करेगा और राज्य का कार्य संचालित होगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करेगा, आर्थिक नियमन करेगा। आर्थिक स्तर पर राजा का दायित्व है कि वह आर्थिक आधार पर नियम निर्धारित करे, कोई व्यक्ति जो ठगी चोरी का शिकार नहीं हो, दाम निश्चित किए जाएं और जो गरीब लोग हैं उनकी जो अमीर लोग हैं उनसे रक्षा की जाए, और उनके लिए जो गरीब वर्ग है उसके लिए सरकार यानी जो राजा है, राज्य है, वो अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवाए। इस प्रकार का भी राजा का दायित्व है। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह, देखिए जो मनु है वो मुख्य रूप से सामाजिक विचारक है, तो वर्ण आश्रम व्यवस्था की स्थापना करना, उसको बनाए रखना राजा का एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि जो आश्रम व्यवस्था है उससे समाज में परिवार में शांति बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार अपना एक उसका समय होता है, 25 वर्ष का प्रत्येक आश्रम का समय माना गया है। तो वो जो 25 वर्ष का समय है प्रत्येक आश्रम का, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम के 25 वर्ष, उसके बाद गृहस्थ आश्रम के 25 वर्ष, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम के 25 वर्ष, फिर संन्यास आश्रम के 25 वर्ष। तो हमारे यहाँ पर जो औसत आयु मानी गई है वो 100 मानी गई है। इसमें थोड़ी घटा बढ़ी व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुसार हो सकती है, या वैसे तो मानी तो 100 ही गई है। तो ये जो है ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आश्रम व्यवस्था है। और जो वर्ण व्यवस्था है एक्चुअली में वो कोई छुआछूत के लिए नहीं बनाई गई है। प्राचीन काल में वो जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है वो आर्थिक व्यवस्था के नियमन के लिए बनाई गई है। तो आर्थिक व्यवस्था का नियमन अच्छी तरह हो सके इसके लिए वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना बहुत आवश्यक प्राचीन काल में समझा गया था, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने कार्य को करता रहे और किसी प्रकार की बेरोजगारी की या आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति नहीं आए। तो सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना और करवाना राज्य का कार्य है, राजा का मुख्य कार्य है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो राज्य का कार्य है वो है परराष्ट्र संबंध, दूसरे जो राज्य हैं उनसे संबंध बनाए रखना, उनसे इस प्रकार के संबंध बनाए रखना कि राजा के शक्तिशाली मित्र हो और कमजोर शत्रु हो। और इसके लिए मैं आपको बाद में एक सिद्धांत बताऊंगी जिसमें कि जो परराष्ट्र संबंध है उनमें गुप्तचर व्यवस्था है, दूत व्यवस्था है, षाड्गुण्य नीति है, इसके अलावा मंडल सिद्धांत है, उपाय नीति है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इन सब नीतियों के आधार पर जो राजा है वह समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, साथ ही दूसरे राष्ट्रों से भी समय समय पर लोहा लेता है और आगे भी बढ़ता है। राजा उन पर भी अपना शासन करता है। तो इनके अलावा राजा के जो है राज्य के कल्याणकारी कार्य बहुत सारे मनु ने बताए हैं। और इसमें यह है कि जो अपने यहाँ पर जो अपंग हैं, स्त्री हैं, या फिर कोई आश्रित हैं, अनाथ हैं, उनकी राजा जो है समय समय पर उनको सहायता देगा। और अवयस्क हैं, छोटे बच्चे हैं जैसे। और इसके अलावा मान लो इससे कुएं हैं, बावड़ियां हैं, तालाब हैं, इनकी सफाई करवाना, इनमें इनकी व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, लोगों की जो है जैसे पहले डाकू वगैरह ज्यादा होते थे तो रास्तों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, और भी जितने भी कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं। क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था इस तरह नहीं थी, लेकिन जो भी व्यवस्थाएं थी शिक्षा की या जो भी अन्य व्यवस्थाएं थी, राजा उन सब का कार्य करवाएगा और धर्म की स्थापना करेगा। क्योंकि जो राज्य की स्थापना हुई है वो एक्चुअली धर्म की स्थापना के लिए ही राज्य की स्थापना की गई है। तो इसलिए राजा धर्म की व्यवस्था भी करवाएगा। तो ये सब राजा के कार्य हैं।
राज्य के कार्य हैं। चूंकि पहले राजा और राज्य को अलग अलग नहीं किया गया है, इसलिए हम राजा और राज्य दोनों को ही साथ में लेकर के चलेंगे। तो राज्य ये सब कार्य करेगा, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक, धार्मिक कार्य भी हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी है, कल्याणकारी कार्य हैं। ये सारे कार्य जो है राजा अपने यहाँ इन सब कार्यों को करवाएगा। इसके अलावा जो अगला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रशासनिक व्यवस्था, तो राजा जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था को भी बनाए रखेगा। और प्रशासनिक व्यवस्था में मनु ने, जैसे मैंने बताया कि भारत गांव का देश रहा है और उस समय बहुत छोटे राज्य हुआ करते थे। तो छोटे राज्यों में भी क्या है कि एक तो राजधानी होती थी जिसको पुर बोलते हैं, और दूसरे सारे गांव होते थे। और चूंकि सारे गांव का प्रशासन एक साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए मनु ने इस तरह से किया है कि पहले एक गांव उनको विभक्त किया है विभिन्न उसमें नगरों में और गांव में, तो राज्य का शासन जिससे सुचारू रूप से चलाया जा सके, है ना। तो राजा जो है पहले एक गांव, फिर 2 गांव, 3 गांव, 4, 10, 100, 1000 इस प्रकार से विभिन्न इकाइयां स्थापित करता था और उनकी देखरेख के लिए एक ग्रामीण नियुक्त करता था, एक मंत्री नियुक्त। जैसे एक गांव के ऊपर एक मंत्री, फिर 2 गांव का मिलाकर के एक मंत्री, फिर 5 गांव का मिलाकर के एक मंत्री, और प्रत्येक जो है वो नीचे की बात ऊपर तक पहुंचाते थे और ऊपर की बात नीचे तक आती थी। यानी पद सोपानात्मक जो आजकल हम देखते हैं वो हमें मनु में ये नजर आता है। और जो राज कर्मचारी हैं, राजा ग्राम प्रशासन के लिए जो नियुक्त करते थे राज कर्मचारियों को, तो राजा उनका भली भांति परीक्षण करे, पहले परीक्षण करता था वो, और उनका परीक्षण करने के बाद ही राजा उनको नियुक्त वहां पर करता था। तो उन पर भी जो भ्रष्टाचार है उनका यदि किसी तरह का हो रहा है तो राजा उन पर भी कठोर नियंत्रण लगा के रखे, और उन पर नियंत्रण बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता मनु ने महसूस की थी। क्योंकि ये देखा गया प्राय कि जो है ये कर्मचारी जो है राज कर्मचारी, ये प्रजा का, सामान्य प्रजा का बहुत शोषण करते थे। तो इस तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था वो इस प्रकार से बनाई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति तक प्रत्येक सुविधा पहुंच जाए, नीचे से ऊपर तक, और नीचे की सारी बातें राजा तक पहुंच जाएं और राजा की सारी बातें नीचे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाएं। इस प्रकार की मनु ने कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस चैप्टर में इतना ही बताऊंगी, और अगले जो आपका वीडियो है उसमें आप आगे और देखिएगा मनु के राजनीतिक विचार। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको आगे के आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन भी जरूर मिलेगा। थैंक यू।